सो गाइज वी विल मीट अगेन एंड अगेन अगेन, हमें मिलना होगा समय समय पर और आपकी नई नई क्लासेस के साथ, नए नए टॉपिक के साथ, ठीक है। और वही है आपका इकोनॉमिक लॉ का टॉपिक चल रहा है, जिसमें आपकी फर्स्ट यूनिट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेबी एक्ट, ठीक है। और सेबी एक्ट को ही आपको समझना है। और कल लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्जैक्टली किस तरह से जो सेबी होता है उसके पास रूल्स रेगुलेशन बनाने की पावर होती है। जितने भी सेवी के आपके रेगुलेटरी डेवलपमेंटल फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, आपके यहाँ सीरिया किए जाते हैं। ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है। नाउ और लास्ट क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ते कि किस तरह से ब्रोकर को एडुकेट किया जाता है। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि अगर हम बात करें ब्रोकर को एडुकेट करने की है, एजुकेट करने की, या सॉरी एजुकेट इज रॉन्ग वर्ड, इज एडुकेट करने की। क्योंकि ब्रोकर को एडुकेट करना इसलिए जरूरी है कि इसमें उनका खुद का भी इंटरेस्ट सिक्योर है। क्योंकि एक कच्चा लालच हमेशा क्या करता है, हर किसी को लेकर डूबता है। तो वो ब्रोकर को भी लेकर डूब सकता है, उनकी रिकॉग्निशन विड्रॉ हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जिस अथॉरिटी को रिकॉग्निशन मिल गई है तो वो ताजगी मिल गई है। कल अगर उसके नाम पर कोई भी बिल फटता है, या अगर कोई भी उसके नाम पर कोई भी गलत बात आती है, तो डेफिनेटली सबसे पहले बात किसकी आती है, उसकी रिकॉग्निशन की खत्म होने की बात आती है। अगर मैं बात करूँ क्या कहते हैं कंपनी सेक्रेटरी के लिए, एज ए मेंबर ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, कल अगर मैं कोई भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करूंगी तो डेफिनेटली सबसे पहले बात मेरी मेंबरशिप खत्म करने की आएगी। तो सेम इन द केस ऑफ आपका ब्रोकर, कि अगर कभी भी ब्रोकर कुछ भी गलत करता है तो अल्टीमेटली उसका जो मेंबरशिप होती है स्टॉक एक्सचेंज से वो खत्म हो जाती है। तो बेटर है कि उसको कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जो अल्टीमेटली क्या करे, उसके और इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को खतरे में डाले। तो इसीलिए ही ब्रोकर्स को एडुकेट किया जाता है कि आप अपने यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएं, उसके थ्रू ही क्या कराएं, काम कराएं। और दूसरी बात है, उसके साथ साथ ट्रेडिंग अकाउंट के साथ साथ आप इन्वेस्टर की लिमिट को अटैच करें। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है, लिमिट अटैच करके ये हो जाएगा कि कल अगर इन्वेस्टर खरीदेगा तो वो केवल उतना खरीदेगा जितना उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। अगर उससे कम होगा, ठीक है, तो उसको वो नहीं खरीदेगा। समझ में मेरी बात समझ कि उसको खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। मतलब आवश्यकता क्या नहीं पड़ेगी, वो खरीद ही नहीं पाएगा। क्योंकि जब उसकी क्रेडिट लिमिट एग्जॉस्ट हो जाएगी तो अल्टीमेटली वो खरीदेगा कैसे? या तो फिर वो अपने अकाउंट में फालतू पैसे डलवाए, या फिर क्या कहते हैं जो उसने खरीद रखा है उसको बेचे, ठीक है, तो ही वो खरीद सकता है, वरना नहीं खरीद सकता। तभी तो आजकल जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो डीएमए पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जिसमें अल्टीमेटली उनके यहाँ भी क्राउड कम होता है और दूसरा इन्वेस्टर अपने घर पर बैठकर काम कर लेता है। डीएमए होता है मेरे बच्चों डायरेक्ट मार्केट एक्सेस, जिसमें अल्टीमेटली जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो वो ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं, ठीक है, तो उसके साथ साथ वो अगर डीएमए के लिए अप्लाई कर देते हैं तो जो उनका स्टॉक ब्रोकर होता है उससे उनकी लाइन अटैच हो जाती है। और जो सिस्टम होता है, जो ये क्या कहते हैं आपका क्या कहते हैं जिसके थ्रू आप अपनी विंडो पर सारे शेयर्स में डील कर सकते हैं अपने आप ही, ठीक है, वो आपको ब्रोकर की लाइन के थ्रू क्या हो जाता है, प्रोवाइड हो जाता है। जिससे अल्टीमेटली आपको ब्रोकर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ब्रोकर को हर वक्त कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप अपनी खुद की स्क्रीन पर, आप अपने घर में खुद में अपने कंप्यूटर लैपटॉप या अपने फोन में बैठकर अपने यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू, ठीक है, आप अपने आप काम कर सकते हैं। बस उसके साथ आपको अपनी ट्रेडिंग अकाउंट में काम करना पड़ेगा, और ट्रेडिंग अकाउंट के साथ अगर आपने जितनी भी लिमिट करवा रखी होगी उसके थ्रू आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रोकर बेसिकली आजकल डीएमए पर ही क्या करता है, जोर देता है, जिससे हर इन्वेस्टर अपने घर में बैठकर काम करे, अपनी क्रेडिट लिमिट के अंदर काम करे, ठीक है। बट ये होगा कि जितना भी वो काम करेगा वो काउंट होगा ब्रोकर के काम में, और उसकी ब्रोकरेज उसको इक्विवेलेंट वहां पर मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही क्या किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको अभी इन्वेस्टर के लिए बताया था कि इन्वेस्टर के लिए नए नए कैंपेन निकाले जाते हैं कि जिससे इन्वेस्टर अवेयर हो जाए कि उन्हें क्या खरीदना चाहिए, कैसे बेचना चाहिए, ठीक है। ब्रोकर की किसी भी बात में नहीं आना चाहिए, कि ये नहीं कि ब्रोकर आपको टेम्पटेशन में अगर कोई भी गलत एडवाइस दे रहा है तो। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि अगर आप लोग किसी भी कंपनी के फंडामेंटल को जज करने के बाद ही किसी चीज में काम करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। अगर आप केवल किसी के कहने पर कि नहीं यार वो शेयर खरीद ले, वो शेयर बहुत अच्छा है, नहीं यार वो बेच दे वो बेकार है, तो आपको खुद पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली वो शेयर अच्छा कैसे है, वो शेयर बेकार कैसे है। क्योंकि अगर वो कह रहा है, या तो वो किसी से सुनी सुनाई बात पर कह रहा है, और अगर वो उसने खुद की रिसर्च की है तो उसे पूछे कि तूने रिसर्च कहाँ से की, कैसे की, तू किस बेस पर कह रहा है। क्योंकि ये नहीं कि अच्छा तू कह रहा है तो मैं कर लेता हूँ, वो सिस्टम अब खत्म हो चुका है। क्योंकि जब पैसे की बात आती है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है आप किसी भी तरीके से किसी पर भी रिलाई ना करें। क्योंकि कल अगर नुकसान होगा तो जिसने आपको एडवाइस किया होगा वो एकदम बैकआउट मारेगा कि ठीक है मैंने तुझे कहा ही तो था, तूने किया क्यों? आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है, तो इसलिए इन्वेस्टर की जिम्मेदारी बनती है कि जब वो इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि देखिए ये बात मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो आप प्रॉपर सर्वे करें, प्रॉपर रिसर्च करें कि क्या चीज आपके लिए बेनिफिशियल है और क्या चीज नहीं है। क्योंकि केवल किसी की कही सुनी बातों पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपके साथ रिस्क बहुत जबरदस्त अटैच हो जाता है, और कल आपको किसी भी तरीके का नुकसान हो सकता है।
टू एनकरेज इन्वेस्टर्स, यस डेफिनेटली वी हैव टू एनकरेज द इन्वेस्टर्स, क्योंकि सिक्योरिटी मार्केट रिस्की मार्केट नहीं है, ये लोग गलत कहते हैं। अगर आप एक सेफ क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप सेफ तरीके से काम करेंगे, ठीक है, तो अल्टीमेटली इन्वेस्टर उसमें कमा कर भी जाता है। ठीक है, अब मान के चलिए कि कोई शेयर है, आप उसमें सोच रहे हैं कि वो 2 महीने में क्या हो जाए, डबल हो जाए, ठीक है, तो ये आपकी गलत सोच है। ठीक है, क्योंकि अगर आप बैंक का भी देखें तो आपका कोई भी पैसा 8 साल में जाकर क्या होता है, डबल होता है। तो आप एक सिक्योरिटी मार्केट से किस तरह से मतलब ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके किसी भी पैसे को, जो भी आपने किसी भी शेयर में लगाया, वो शेयर के प्राइस डबल हो जाए। मार्केट भी तो, जो शेयर का प्राइस भी तो है, वो केवल शेयर की जो कंपनी की परफॉर्मेंस होती है उसी पर चलता है। कंपनी की जैसी परफॉर्मेंस होती है वैसी शेयर का प्राइस क्या हो रहा होता है, आपका अप डाउन हो रहा होता है। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है, तो उस केस में इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना और दूसरा उनको एनकरेज करना कि आप सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट करें, बट इस बात को अपने दिमाग में लगाकर अपने माइंड को मेकअप कर कर आए कि किसी भी तरीके से जो सिक्योरिटी मार्केट है ये स्पेकुलेटिव मार्केट नहीं है, ठीक है, और ये एक इन्वेस्टमेंट मार्केट है। और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सिक्योरिटी मार्केट को इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको कुछ देकर ही जाएगी, आपसे लेकर नहीं जाएगी। और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर हम स्पेकुलेटिव पर्पस से कोई चीज करने की सोचते हैं, स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि जहां पर एग्जैक्टली हर बंदा ये सोचता है कि ठीक है यार, मुझे इतना नहीं, मुझे इसमें इतना मिल जाए, तो आदमी की वो जो परसेप्शन होती है वो खत्म हो जाती है, जिसमें उसको नुकसान हो जाता है। ठीक है, और वो क्या सोचता है कि नहीं, ये सिक्योरिटी मार्केट तो बड़ी क्या है, खतरनाक मार्केट है, ठीक है, यहाँ तो नुकसान होता है। वहां पे नुकसान सिक्योरिटी मार्केट की वजह से नहीं हुआ आपको, वहां पे एग्जैक्टली नुकसान हुआ आपके खुद के, जो आपने तेजी में आकर मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड होकर आपने जो डिसीजन लिया, उसकी वजह से आपको क्या हुआ, नुकसान हुआ। समझ रहे हैं? यू गाइस अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है, तो वो इन्होंने ये वाली बात बताई। एंड सेफ गार्ड द इन्वेस्टर इंटरेस्ट, यस डेफिनेटली सेफ गार्ड द इन्वेस्टर इंटरेस्ट की कि हम लोगों की जिम्मेदारी, मतलब जो सेबी है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करके चले। तभी तो आजकल आपका सब कुछ जो होता है वो पूरा ऑनलाइन फॉर्म में होता है, जिससे कोई भी गड़बड़ ना हो पाए। नंबर 2 का काम बिल्कुल खत्म हो चुका है, हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होती जा रही है, ये बताया। डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक एंड शेयर मार्केट, डेफिनेटली देखिए, आपने देखा होगा 20 साल पहले कोई स्टॉक मार्केट को नहीं जानता था, एंड नाउ एवरीवन नोज अबाउट द कि आपका व्हाट इज स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो वो धीरे धीरे क्या हो रही है, आपकी स्टॉक और शेयर मार्केट आपकी डेवलप हो रही है, तभी लोग उसको जान पा रहे हैं। तो स्टॉप ऑल फ्रॉड्स एंड माल प्रैक्टिस, बिल्कुल सेबी की तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या वर्क यही है कि वो फ्रॉड को खत्म करने के लिए वो जितने भी इंडिविजुअल उनको प्रॉपर स्टॉप वॉच रखता है कि माई आइज ऑन यू, कि आप ये नहीं है कि क्या कहते हैं आप कुछ भी कहेंगे कि आप किसी इन्वेस्टर को कुछ भी कहेंगे तो अल्टीमेटली मैं उसको बियर करूंगा। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने की है, इन्वेस्टर को क्या कहते हैं प्रोटेक्ट करके चलने की है। तो ये जिम्मेदारी बनती है कि कल अगर आप कोई भी फ्रॉड करते हैं तो उस फ्रॉड के लिए आपको पैनलाइज करने के लिए मैं बैठा हूँ। सेबी अल्टीमेटली आपको बहुत ह्यूज तरीके से क्या करता है, पैनलाइज करता है। तो इन्होंने बताया टू स्टॉप ऑल फ्रॉड एंड माल प्रैक्टिस, ठीक है, एंड प्रोवाइड लाइसेंस टू ब्रोकर्स। ये तो है ही, सीधी सी बात है कि सेबी क्या कहते हैं ब्रोकर्स को लाइसेंस प्रोवाइड करता है बाय इन स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि देखिए सेबी का जो इंट्रैक्शन है वो ब्रोकर के साथ डायरेक्ट नहीं होता है। ठीक है, सेबी जो ब्रोकर्स हैं उनके साथ इंट्रैक्शन रखता है किस तरीके से, क्या कहते हैं आपका वाया स्टॉक एक्सचेंज। जैसे कि अगर किसी को भी ब्रोकरशिप के लिए अप्लाई करना है तो वो एनएससी बीएससी या जिस भी वो स्टॉक एक्सचेंज का ब्रोकर बनना चाहता है वो उसको अप्लाई करता है। फिर उसके पास से जो एप्लीकेशन होती है वो किसके पास जाती है, स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज उस एप्लीकेशन को रीट्रांसफर करता है, रीअप्लाई करता है किसको, सेबी को। सेबी को जब सारी की सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है फॉर द ब्रोकरशिप अगर वो सही लगती है और द सेबी विल सेटिस्फाई कि हाँ द ब्रोकर, the prospective broker is will क्या कहते हैं fulfill all the क्या आपका requirement for becoming the क्या आपका broker, ठीक है, तो उस केस में उसको लाइसेंस दे दिया जाता है। लाइसेंस सेबी से आता है, सेबी किसको देता है, स्टॉक एक्सचेंज को देता है, और स्टॉक एक्सचेंज किसको प्रोवाइड करता है, आपका ब्रोकर को प्रोवाइड करता है। बल्कि अगर ब्रोकर को लाइसेंस मिल जाता है तो उसके बाद वो अपने नीचे सब ब्रोकर्स को भी क्या कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। क्योंकि सीधी सी बात है, हमारा जो पर्पस है वो इन्वेस्टर्स तक पहुंचना है, इन्वेस्टर्स तक पहुंचाना है सब चीजों को, ठीक है, और इन्वेस्टर्स तक पहुंचने के लिए, इन्वेस्टर तक सब कुछ पहुंचाने के लिए जितनी बड़ी ये चेन होगी उतना ज्यादा हम लोकल इन्वेस्टर्स तक क्या कर पाएंगे, पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट इसकी स्लाइड है कि सेबी हैज ब्रॉट आउट क्या आपका नंबर ऑफ गाइडलाइन सेपरेटली, बिल्कुल लाता रहता है, प्राइमरी मार्केट के लिए भी, सेकेंडरी मार्केट के लिए भी, म्यूचुअल फंड्स के लिए भी, मर्चेंट बैंकर जितने भी इंटरमीडियरी हैं, एफआईज बल्कि जो एफपीआईज हो चुके हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, इन सबको लेकर वो गाइडलाइन लाता रहता है। ठीक है, बल्कि इसकी जो प्राइमरी मार्केट को लेकर गाइडलाइन है वो देखो, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में दो तरह की कंपनी क्या होती है। प्राइमरी मार्केट का मतलब मेरे बच्चों को होता है
जब पहली बार कोई बंदा अपने शेयर्स या अपनी सिक्योरिटी को इशू करता है, अब वो बंदा, वो दो तरह का बंदा हो सकता है, या तो वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है जिसको पहले जरूरत नहीं पड़ी पब्लिक के पास जाने की, अब जा रहा है, ठीक है, या फिर वो बिल्कुल ही न्यूली लॉन्च कंपनी है, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है जो साथ ही साथ ही पब्लिक से पैसा रेज करने में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो उसके लिए गाइडलाइन बनाई जाती है कि ऐसा नहीं है कि आप प्राइमरी मार्केट को ऐसे ही अप्रोच कर सकते हैं। अब सीधी सी बात यह है कि सेबी ने गाइडलाइन बना रखी है किसके लिए, प्राइमरी क्या कहते हैं, प्राइमरी मार्केट में क्या कहते हैं इशू करने के लिए, जो पब्लिक इशू लेकर आता है कोई भी अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है, ठीक है, या लिस्टेड कंपनी। जब अनलिस्टेड कंपनी लेकर आती है तो क्या कंडीशंस होते हैं, और लिस्टेड कंपनी लेकर आती है तो क्या कंडीशन होते हैं, दैट विल बी डिस्कस इन द कि आपका नेक्स्ट क्लास गाइस, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी और मेरा टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, आपकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, बाय गाइस, बाय, टेक